नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चौथा एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं करंट अफेयर का और इस एपिसोड में भी हम 30 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न यानी कि 91 नंबर प्रश्न इस एपिसोड का पहला होगा, आपकी स्क्रीन पर है। इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और लाइव आप इसका उत्तर दे रहे हैं। आप लोग उत्तर दीजिए और साथ साथ में मेरे द्वारा बताया गया उत्तर का अपने उत्तर से मिलान करिए और देखिए सही है कि नहीं। और इतने अच्छे से तैयारी करिए और पेपर देने जाइए। सेंटर कहीं भी गया है जाके पेपर दीजिए और सेलेक्ट होके दिखाइए, है ना। कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। मुश्किलें जो है इसीलिए आती हैं कि आपके इरादों को आजमा सके। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, यानी कि कितना बजट आवंटित किया गया है। ये बजट 2021-22 वो भी उत्तर प्रदेश का बजट 5,395 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड के लिए ऋण लेने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कृषि अवसंरचना फंड में जो ऋण लिया जाता है वो प्राथमिक कृषि साख समितियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 8,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को इस बार का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये पार कर गया ऋण। और इनमें से 58% जो हिस्सा था, 58% हिस्सा प्राथमिक कृषि साख समितियों का था। कोलियन प्रायद्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है। कोलून प्रायद्वीप हांगकांग के अधिकार क्षेत्र में है। और कोलून प्रायद्वीप मुख्य जो भूभाग है हांगकांग का उसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है ना। और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम को शहर में अपना अस्थायी बेस बनाने के लिए जगह दी है। किस देश को दी है इसने जगह, और ये पूछा जा सकता है। और ये जगह दी है इसने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय को शहर मतलब जहां पे अस्थायी बेस बनाने के लिए जगह दी है वह है कोलून प्रायद्वीप पर स्थित हांगकांग। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ट्रैकोमा की समाप्ति की घोषणा की है। ट्रैकोमा आंख से संबंधित बीमारी है। आपसे पूछी जाती है कि ट्रैकोमा किससे संबंधित, किस अंग से संबंधित बीमारी है। और दुनिया भर में गरीब और वंचित समूहों पर ज्यादातर ये अटैक करती है। 2018 में घाना को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया था। और अभी गाम्बिया को इसको तो 2018 में ही कर दिया गया था। अभी हाल ही में 2021 की बात है, गाम्बिया को इसको ट्रोकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। आंखों का एक दीर्घकालीन संक्रमण रोग होता है और कभी कभी अंधेपन का भी यह कारण बनता है ना। डब्ल्यूएचओ की E2025 पहल का संबंध किससे है। डब्ल्यूएचओ की जो ये पहल है इसका संबंध है मलेरिया उन्मूलन से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया उन्मूलन से ये संबंधित पहल है। और अभी 2025 तक मलेरिया को उन्मूलित करने का लक्ष्य बनाया गया है कि 25 देशों में ये मलेरिया जो है इसका उन्मूलन किया जाएगा। और इसमें 3 देश अफ्रीकी देश हैं, बोत्सवाना भी उसमें है, दक्षिण अफ्रीका है और स्वातनी है। इनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है ना। और वहां पे ये मार्गदर्शन करेगी, वहां पे हेल्प करेगी कौन, डब्ल्यूएचओ करेगी। 2025 में 25 देशों को मुक्त करने का लक्ष्य, मतलब 25 तक। अगला जो प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है। और तीसरा पूछा जा रहा है, यानी कि भारत की तरफ आपको इशारा कर रहा है ये प्रश्न, ये भारत ही है। और एक प्रश्न मैंने पहले भी कराया था कि पहला यूएसए है, यूएसए के बाद में दूसरा चाइना है और चाइना के बाद में तीसरा आपका ये इंडिया है। तो ये 3 देश जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाले, अलग अलग रिपोर्ट में भी है आपको बताया गया। पहले दूसरी रिपोर्ट थी, अब ये दूसरी रिपोर्ट है। कोप 26 का आयोजन वर्ष 2021 के अंत में कहां पर होगा। तो कोप 26 का आयोजन इस बार होने जा रहा है ग्लासगो में। 2021 के अंत में यह होगा। और अभी पृथ्वी दिवस जब 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को जो अर्थ डे मनाया गया, पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन उसको लीड किया, उसकी मेजबानी की। तो वहीं पर डिसाइड किया गया कि कोप 26 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है। परियोजना का नाम है निम्बस। किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है ये आपको बताना है। और निम्बस है इजराइल की, इजराइल की क्लाउड सेवा परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, सरकार, रक्षा प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं के लिए समाधान प्रदान करना। और 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। और अमेजॉन जो है वो क्लाउड के क्षेत्र में, अमेजॉन केवल सामान ही नहीं बेचती है, ये क्लाउड जो आप हमारी वेबसाइट यूज करते हैं, जिस वेबसाइट पर आप लोग टेस्ट देते हैं, इसमें अमेजॉन का ही
जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं, अमेजोन के ही क्लाउड नेटवर्क है जिसपे हम लोग स्टोरेज रखते हैं, तो ये इसका किराया लेती है और इसके साथ सरकारों के साथ ये साझेदारी करती है। तो इसराइल का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें भी इसकी साझेदारी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2021 है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आप जान लीजिए। ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है इसमें 180 देशों का सूचकांक जारी किया गया और इसमें 142वें स्थान पर भारत आया। कितना? 142, 143 नहीं, आई लव यू से एक कम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें नॉर्वे सबसे ऊंचे स्थान पर है। नॉर्वे का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है और उसके बाद में फिर फिनलैंड आता है और फिनलैंड के बाद में ये आता है डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और भारत का 142वां स्थान और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये 2021 का है। 18 अप्रैल 2021 को हिंदू दार्शनिक और चिंतक रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती ये मनाई गई है 18 अप्रैल 2021 को? और इनकी ये जयंती है 1004वीं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 18 अप्रैल 2021 को 1004वीं जयंती। इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में पड़ता है श्री पेरम्बदूर गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था और उसके बाद में इनको पूरे विश्व में जाना गया और 1137 में तमिलनाडु में ही इनका निधन हुआ था। और संत रामानुजाचार्य अछूतों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की बात करते थे, ठीक है। तो ये कभी ऐसे खिलाफ नहीं थे। वेदांत और वैष्णववाद दर्शन के महान समर्थक थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस संस्था से संबंधित है? तो विशेष आहरण अधिकार संबंधित होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आईएमएफ जो है 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए एक ऐसा एक निधि, एक संपत्ति, एक आरक्षित संपत्ति बनाई थी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। और आईएमएफ की अभी जो प्रबंध निदेशिका है वो कौन है? वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने घोषणा की है कि अगस्त के मध्य तक सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार का नया आवंटन वितरित किया जाएगा और ये जो है 650 बिलियन डॉलर का ये नया आवंटन होगा अपने देशों का मिला के आईएमएफ के सदस्यों के लिए जो किया जाएगा। तो ये जॉर्जिवा, क्रिस्टीना जॉर्जिवा भी आपसे पूछी जाती है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु पर कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून ला रहा है और ये ऐसा करने वाला देश है न्यूजीलैंड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। और न्यूजीलैंड इस कानून के तहत बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट की आवश्यकता पर बल देगा कि रिपोर्ट करिए उस पर क्या आपने किया है। उमंग गोत नदी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? और ये जो नदी है ये निर्मल स्वच्छ जल के लिए जानी जाती है। डॉकी बांग्लादेशी सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र है। तो डॉकी के कई पर्यटकों को यह आकर्षित करने का काम करती है और ये जो नदी है ये भारत में मेघालय में बहती है। कहां पर? मेघालय और बांग्लादेश की सीमा पर आपको ये मिल जाएगी डॉकी नदी, उमंगोट नदी। और यहाँ पर डॉकी क्षेत्र है और ये नदी रीपनार जो जयंतिया पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, हेमा खिरिम खासी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, उसके बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है कि एक तरफ यहाँ पर रीपनार रहेंगे और एक तरफ इधर ये बताती है कि हिमा खिरियाम रहेंगे और उनके बीच में हेमा खिरिम और रीपनार के बीच में ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। किस संस्था ने घोषणा की कि उसने कारपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर को अपनाने का समर्थन किया है? तो आईएमएफ ने ही ये घोषणा की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये घोषणा की है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिस्टीना जॉर्जिवा का नाम तो आपको याद ही है। भारत की एक अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, गीता गोपीनाथ। और इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ही ये कारपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर को अपनाने का समर्थन किया है। बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, किस देश में स्थित है? प्रश्न है कि बराका परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो ये है यूएई में,
यूनाइटेड अरब अमीरात में, और अबू धाबी में ये स्थित है। वहां अबू धाबी है ना, तो अबू धाबी में ये स्थित है और इसमें वाणिज्यिक परिचालन अभी शुरू हुआ है। 2019 में इसको खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है? कौन सी बांध परियोजना है? सलाल बांध हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, दुलहस्ती हाइड्रोलिक प्लांट विद्युत परियोजना, या पाकल दुल बांध जो निर्माणाधीन है किश्तवाड़ जिले में। तो ये कहां पर ये जो कौन सा है ऐसा जो चिनाब नदी पर, कौन सा है जो चिनाब पर अवस्थित है? तो ये सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रतले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, सलाल बांध, और ये साथ में दुलहस्ती हाइड्रोलिक प्लांट और पाकल दुल बांध, ये सब आपकी स्थित किस पे है? चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी अक्सर आपसे पूछी जाती है। तो ये चिनाब बांध, सलाल बांध, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और पाकल दुल बांध ये निर्माणाधीन है अभी, और सब चिनाब नदी से रिलेटेड है। E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल जो है ये शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और E9 पहल, E9 जो देश है उनकी शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक है, शीघ्र आयोजित अभी होने वाली थी, तब ये चर्चा में आया था। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य है 2020 में जो वैश्विक शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसमें शिक्षकों के सहयोग, कौशल में निवेश और डिजिटल विभाजन को कम करने पर बात हुई थी। और सतत विकास 4 जो है हमारा, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है, सतत विकास लक्ष्य जो 4 है, उसमें जो शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात होती है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल भी हेल्प करती है। अब ये जो E9 देश है इसमें भारत भी शामिल है, और भारत के अलावा बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान इसमें शामिल है। तो 9 देश हैं इसमें E9 पहल के अंतर्गत, और ये शिक्षा से रिलेटेड है। इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा ये मेजबानी की गई? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने इसकी मेजबानी की है। इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2021, इसको कहते हैं IEVP। और IEVP जो 2021 का प्रोग्राम है, इसमें चुनाव प्रक्रिया में व्यापक परिदृश्य, मतदाता सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो उठाए गए स्टेप्स हैं, कैसे पारदर्शिता आती है, चुनाव जो कराते हैं हमारे यहाँ, जो हमारा आयोग कराता है विभिन्न चुनावों को, पारदर्शिता और पहुंच, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, इन सब पर क्या किया जाएगा? इस पर समीक्षाएं प्रस्तुत करने की बात की गई, इन पर विचार करने की बात की गई, जिससे कि आगे इनको और डेवलप किया जा सके। भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी विकसित की है? जैसे वो देख नहीं पा रहे हैं तो टच करके जान ले, और ऐसा करने वाला है IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर्स ने, जो उनके छात्रों की टीम है, उन्होंने मिलकर टच सेंसिटिव वॉच, जिसको छूकर समय जाना जा सके, इसका विकास किया है। इसमें ऑडियो फीडबैक है, आवाज भी सुनाई देगी। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की? और ये संस्था है यूनेस्को। 2030 में कैसा विश्व होगा, वर्ल्ड इन 2030 की बात हो रही है, 2030। तो ये यूनेस्को ने जारी किया है। यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 में सर्वेक्षण किए गए उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर 15,000 से अधिक लोगों की जो फीडबैक लिए गए, तो उन फीडबैक्स के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। अगले 5 वर्षों के लिए नया मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या है? 2021 से 2026 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या रखा गया है? तो ये 2% से 6% का यही बैंड रखा गया है। ठीक है। और आर्थिक मामलों के सचिव ये करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए ये लक्ष्य बैंड रखा गया है कि 2% का मार्जिन इसमें है। ये 2 से 6% की बात हो रही है, यानी कि 4 को अगर बीच में रखें तो इधर 2 इधर 6। ठीक है। तो 4% का लक्ष्य है और 2% का मार्जिन, यानी कि 2 डाउन भी जा सकता है और 2 प्लस भी जा सकता है। तो ये रियल में हो गया 2 से 6 के बीच का, है ना। तो 2016 से 21 में भी यही था, तो वही इसको फिर रिवाइज करके आगे भी कर दिया गया है, आगे भी कर दिया गया है 21 से 26 के लिए। अगला जो प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? विश्व स्तर पर भारत देखें तो 4th पोजीशन पर है, 4थे स्थान पर है। किस स्थान पर? 4थे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पर कौन है? सबसे पहले स्थान पर आप बताइएगा कमेंट करके,
कि कौन सा देश है, इसी समय कमेंट करके बताइए। पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, और चौथे स्थान पर तो इंडिया है। तो ये कमेंट करके आप तुरंत बताइए। भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति शुरू की है? मुक्ति योद्धा जो छात्रवृत्ति है, नाम से आप पकड़ सकते हैं इसको, ये बांग्लादेश के लिए है, बांग्लादेश के छात्रों के लिए है। बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, तो 10,000 से अधिक छात्र इससे लाभान्वित होंगे। और वहां पर ये छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 20,000 टका और स्नातक श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000 टका की राशि प्रदान करती है। तो जो मुक्ति योद्धा व बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के प्रत्यक्ष वंशज हैं, उसमें इस योजना में उनको लाभान्वित किया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है। और 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना जब भारत की यात्रा पर आई थी, तभी ये शुरू की गई थी। 21 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? अगर पेपर पहले सेट तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डेट देखे तो उस समय मुद्रा भंडार था 592.894, 592.894। और इसी समय क्लास के बाद आप गूगल कर लीजिएगा अभी लास्ट के अभी कितना है, ठीक है ना, जो लास्ट डेटा है, अगर चेंज हुआ है तो। नहीं तो ये मई का, ये याद रखिएगा, 592.894 अरब डॉलर, ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। सार्स कोव 2 वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा अणु है? सार्स कोव 2 वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा अणु है? तो ये जो अणु है ये है आरएनए। कौन सा? आरएनए। ये कोविड पर प्रश्न है, नॉर्मली ये कोविड पर प्रश्न है। और वायरस में आरएनए या डीएनए होते हैं, आनुवंशिक सामग्री के रूप में ये उसमें पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड सिंगल या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। तो सार्स कोव 2 वायरस में आनुवंशिक सामग्री जो होती है वो आरएनए के रूप में होती है। किस रूप में होती है? आरएनए के रूप में ये सामग्री पाई जाती है, आरएनए के रूप में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ल्यूब्र संग्रहालय किस देश में स्थित है? और ल्यूब्र संग्रहालय इसलिए प्रसिद्ध भी है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संग्रहालय है, म्यूजियम। ये मोनालिसा की क्लासिक पेंटिंग यहीं पर पाई जाती है। अब तो आप जान गए होंगे कि ये फ्रांस में स्थित है, ल्यूब्र संग्रहालय फ्रांस में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस्कार्स ल्यूब्र संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में इसकी अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, लॉरेंस डेस्कार्स। तो लॉरेंस डेस्कार्स जो है ये इसकी अध्यक्षा बनाई गई है, इस कारण से ल्यूब्र संग्रहालय फ्रांस का चर्चा में रहा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। अभी भी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्जाम को और अच्छा कर सकते हैं। 40-40 क्वेश्चन के जीएस के सेट आप लगा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मिले या ना मिले, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। और वहां से क्वेश्चन तो आपको निश्चित मिलेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे लगे हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे। और कोई भी जानकारी ऐसी चाहिए तो 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? एनसीएलटी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जून 2016 को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अभी एनसीएलटी ने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऋण शोधन का आदेश दिया था, है ना। और एनसीएलटी जो है ये 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसके तहत 1 जून 2016 को गठित की गई थी, ये ध्यान रखना। और ये राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अगर एनसीएलटी कुछ गड़बड़ करती है तो, या गड़बड़ करती है, आप उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आप राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इससे ऊपर वो भी पाई जाती है। हाल ही में किस कंपनी ने 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह लॉन्च किए हैं? और ये कंपनी है स्पेस एक्स, एलोन मस्क की स्पेस एक्स। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और स्टारलिंक परियोजना जो है ये इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए है ना। और इससे मतलब अब ब्रॉडबैंड उपग्रह इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं, इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी आसमान से ही सीधे डायरेक्ट। कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है? तो लेखा परीक्षक ये नियुक्त करेगा। ऑडिट की बात हो रही है, फॉरेंसिक ऑडिट की, तो ये सेबी नियुक्त करेगा, है ना। सूचीबद्ध कंपनियों की जो बात हो रही है
तो ये सेबी के अंतर्गत ये कार्य आता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी ये काम करेगा। और ये अंतिम प्रश्न है कि विश्व में लीची उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? लीची उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत आता है, सेकेंड पोजीशन पे। और पहला स्थान इसमें कौन सा देश है जिसने प्राप्त किया है? तो वो चीन है। और भारत में भी लीची के उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारतवर्ष में लीची उत्पादन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा लीची कहाँ पर उत्पादित की जाती है? और लीची उत्पादन के लिए इसको जाना भी जाता है ना? बिहार में कौन सा क्षेत्र है जो लीची उत्पादन के लिए आप जानते हैं? बताइए। ये प्रश्न भी आप बताइएगा तुरंत कि कौन सा, जैसे बिहार में इसको जीआई टैग दिया गया है ना? बिहार में जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप दीजिएगा। आपको ये कैसा लगता है ये जरूर बताएं। और फिर हम एक आंकड़ों का वीडियो भी देख लेंगे, वो तैयार हो रहा है, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन अगर उससे भी आपसे जीएस में पूछे जाए तो आपके तैयार। तो अब कल सुबह हम मिलेंगे तो अगला एपिसोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और मेहनत करके पेपर देने जरूर जाए।